फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 11th का यूनिट 1 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। एंड बिफोर दिस चैप्टर यहाँ पे तुम्हें एक साइंटिस्ट के बारे में भी दिया गया है जिसका नाम है अर्नेस्ट मेयर। यहाँ पे पीडीएफ में वो पेज अवेलेबल नहीं है, बट हम ऑल्सो वो साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में। एंड हम करने वाले हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन का मीनिंग हम समझेंगे। एंड सो फिर अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अर्नेस्ट मेयर साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, तो अर्नेस्ट मेयर जो थे अपने, ये साइंटिस्ट के जीवन में 100 नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, बिकॉज ये 100 साल तक जिए हैं। 1904 से लेके 2004 तक ये जिए हैं बेसिकली। ऑल्सो ये 5 जुलाई 1904 को बॉर्न हुए हैं। इतना डिटेल में याद नहीं रखना है, तो कम से कम इतना याद रखो कि ये 100 साल तक जिए। इनके जीवन में 100 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज भी अगर हम 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट बनाएं तो उनमें इनका नाम आता है। तो लाइन बाय लाइन समझते हैं। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904 इन केम्पटन, जर्मनी में ये बॉर्न हुए हैं। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बिन कॉल्ड द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। अभी सबसे पहली बात तो इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी क्यों बोला जाता है। देखो, आज भी हम डार्विन की जो थ्योरीज़ हैं वो आज भी हम एक्सेप्ट करते हैं, राइट, कि जो फिटेस्ट है वही सर्वाइव कर पाएगा, और हम एक दूसरे से कॉम्पिट कर रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे वही एडाप्टेशंस काम की है जो एक्चुअली ज़रूरी है जीने के लिए। तो आज भी हम कहाँ पे तो भी डार्विन की जो भी थ्योरीज़ है वो हम आज भी एक्सेप्ट करते हैं। सेम गोज़ विथ अर्नेस्ट मेयर ऑल्सो। तो अर्नेस्ट मेयर को बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। ठीक है, वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। मेयर जॉइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज इन 1953 में इन्होंने ज्वाइन किया, एंड ये रिटायर्ड हुए 1975 में, अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ अलेक्जेंडर अगेसिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस। Throughout his nearly 80-year career, his research spanned ornithology, taxonomy, फिर बाद में zoo geography, evolution, systematics and the history and philosophy of biology. He almost single-handedly made the origin of species diversity, इन्होंने अकेले किया है, the central question of evolutionary biology that is today. He also pioneered द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज़। इन्होंने बायोलॉजिकल स्पीशीज़ का डेफिनेशन भी दिया है। क्या होते हैं स्पीशीज़, बेसिकली स्पीशीज़ होती क्या है। तो स्पीशीज़ वो ऑर्गेनिजम्स है जो एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड फर्टाइल इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर है। मेयर वॉज अवॉर्डेड विथ 3 प्राइजेस बेसिकली। पहला, एंड इनको ऑल्सो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी मिला है। बेसिकली हम बोलते हैं 3 प्राइजेस इनको मिले हैं, वी कॉल ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, जिसमें बाल्जन प्राइज़ मिला है इनको 1983 में, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी 1994 एंड द क्रफोर्ड प्राइज इन 1999। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे क्या समझना है हमको मेयर के बारे में। 100 याद रखो, ये 100 ईयर्स के लिए जिए हैं। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में इनका नाम आता है। इनको डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है बेसिकली। ऑल्सो इन्होंने स्पीशीज़ का डेफिनेशन दिया है, एंड इनको मिला है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। कौन से प्राइजेस मिले हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनको मिला है क्रैफोर्ड प्राइज़, इनको मिला है इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी एंड बाल्जन प्राइज़। क्लियर है। अभी हम स्टार्ट करते हैं विथ डिस्क्रिप्शन। ये जो स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन दिया है उसी से हम अभी स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। क्या बायोलॉजी साइंस नहीं है लाइफ फॉर्म्स का? क्या हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी नहीं करते? हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑल्सो क्या हम अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, ऐसे क्या अलग अलग लिविंग प्रोसेसेस के बारे में हम स्टडी नहीं करते? ऑफकोर्स हम करते हैं। जो लिविंग वर्ल्ड है वो कंप्राइज करता है एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तुम हर एक में डाइवर्सिटी देखते हो भाई, हर एक चीज़ में यू सी डाइवर्सिटी। प्लांट्स में अलग अलग प्रकार के फूलों वाले प्लांट्स है, अलग अलग प्रकार के फलों वाले प्लांट्स है, तो अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी तुम्हें देखने को मिलती है। एनिमल्स में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। अर्ली मैन कुड ईजिली परस्यू द डिफरेंस बिटवीन इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। इनएनिमेट मैटर यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो शुरू के जो लोग थे वो ईजिली समझ पाते थे डिफरेंस को। इन्होंने ऑल्सो डिफाइड किया है सम ऑफ द इनएनिमेट मैटर, जो कि है विंड, सी या तो फिर फायर। ठीक है, ये याद रखना है। एंड सम अमॉन्ग द एनिमल्स एंड प्लांट्स। A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was a sense of awe or fear that they evoke. Common features भी हमें देखने को मिले हैं। The description of living organisms including human beings के बारे में जो description था वो बहुत ही बाद में आया है ह्यूमन हिस्ट्री में।
सोसाइटीज़ जो इंडल्ज करती हैं इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू, यानी कि ह्यूमंस को ही पूरा सुपीरियर माना जाता है, उससे क्या हो जाएगा, रजिस्टर हो जाएगा लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू यानी कि हम बोलते हैं ह्यूमंस ही सुपीरियर है, बाकी सब ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे ही है। हमें भी पता है कि बाकी के जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका भी एक पर्टिकुलरली एक रोल है हमारे सोसाइटी में, एक एनवायरनमेंट में। हर एक ऑर्गेनिज्म का खुद का एक रोल है। ये जो साइकिल्स चलती हैं, हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली इससे अपना जो बायोलॉजिकल नॉलेज है वो कम होता है जब हम किसी एक चीज़ को सुपीरियर मानते हैं तब। तो वही बोला है यहाँ पे कि सोसाइटीज विच इंडल्ज इन एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू ऑफ बायोलॉजी कुड रजिस्टर लिमिटेड प्रोग्रेस इन बायोलॉजिकल नॉलेज। क्लियर है? Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity, detailed systems of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin of such studies was the recognition of sharing similarities, जो कि हम हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी एंड वर्टिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं बेसिकली। तो हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी यानी कि जो पेरेंट और जो बच्चा होता है उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है दैट इज़ हॉरिजेंटल सिमिलैरिटी। एंड वर्टिकल सिमिलैरिटी यानी कि जो बेसिकली जो सिबलिंग्स होते हैं उनके बीच में जो सिमिलैरिटी होती है वी कॉल इट एज वर्टिकल सिमिलैरिटीज़। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, हम एक दूसरे से रिलेटेड है। एंड ऑल्सो टू ऑल ऑर्गेनिजम्स दैट एवर लिव्ड ऑन दिस अर्थ, हम सबका एक रिलेशन है। वॉज अ रिवोल्यूशन विच humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity। ठीक है, इस चैप्टर में यूनिट जो है अपना, इसमें हम बेसिकली डिस्क्रिप्शन हमें मिलने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो बेसिकली प्लांट का जो भी क्लासिफिकेशन है वो प्लांट किंगडम में देखेंगे हम पूरा, एनिमल का एनिमल किंगडम में देखेंगे। एंड दोनों का मिला के हम बोल सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर में हम सारे ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं फ्रॉम अ टेक्सोनॉमिस्ट पर्सपेक्टिव, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस यूनिट में। ओके, चलिए। तो ये अर्नेस्ट में साइंटिस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, मैंने पहले ही डिस्कस करवाया है तुम लोग को। तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। ठीक है, रुक जाओ एक मिनट। देखो, सबसे पहले तो तुम ये याद रखो कि इनको बोला जाता है डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्लियर है? डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी बोला जाता है। 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट में से इनका भी एक नाम आता है। ऑल्सो ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी याद रखना, बाल्जन प्राइज़, इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी, क्रफूड प्राइज़ इनको मिला हुआ है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी बेसिकली है। 100 ईयर्स के लिए जिए हैं, ये भी याद रखना है। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं विद द चैप्टर। How wonderful is the living world! The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains। बताओ मुझे, हमारा लिविंग वर्ल्ड वंडरफुल है या नहीं? ऑफकोर्स वंडरफुल है। जैसे कि अलग अलग कोल्ड माउंटेन्स तुम देखते हो, डेसिडस फॉरेस्ट, ओशंस, कितनी अलग अलग चीज़ें हमारी बेसिकली एनवायरनमेंट में, ये लिविंग वर्ल्ड में प्रेजेंट है, जो कि हमें स्पीचलेस, एकदम स्पीचलेस बना देती है। गैलोपिंग हॉर्स देख लो, माइग्रेटिंग बर्ड्स देख लो, वैली ऑफ फ्लावर्स देख लो, या तो फिर अटैकिंग शार्क्स, ये सब एक डीप सेंस हमें देते हैं ऑफ वंडर। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉपरेशन अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ अ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशंस ऑफ अ कम्युनिटी और इवन द मॉलिकुलर ट्रैफिक ऑफ अ सेल मेक अस डीपली रिफ्लेक्ट एंड वॉट, मतलब क्या है एक लाइफ, ऐसे हमें क्वेश्चन देता है ये सब। एंड दिस क्वेश्चन हैज़ टू इम्प्लिसिट क्वेश्चन विद इन इट। पहला तो टेक्निकल है, जो कि हम सीख कर सकते हैं कि लिविंग क्या होता है, इज एज अपोज टू द नॉन लिविंग। एंड द सेकेंड अपना है फिलोसॉफिकल वाला, ठीक है, जो हमें बताता है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ। तो एज अ साइंटिस्ट हम बेसिकली कहाँ पे जाएंगे? तो हम ऑफकोर्स व्हाट इज़ लिविंग पे ही जाएंगे ना, फिलोसॉफिकल वाला तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अ साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, वी विल ट्राई टू रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज़ लिविंग। तो वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्या तुम लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देखोगे? ऑफकोर्स, कितनी वैरायटी है। तुम्हारे आजू बाजू में ये देखोगे, बाहर निकलते हो तो कितने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स तुम्हें देखने को मिलते हैं। कभी कभी ऐसा कीड़ा दिख जाता है तो जो हमने कभी देखा ही नहीं है। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और other animals and plants, there are also several organisms that you cannot see with your naked eye। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो तुम सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में वगैरह देख सकते हो। जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह तुम्हारे आजू बाजू में नहीं होता, बट यू कांट सी दैट विद अ नेक्ड आइज। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, वो है बट तुम नहीं देख सकते। इफ़ यू वेर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू make observations in the range and variety of organisms that you see would increase। Obviously if you visit
तुम अगर डेंस फॉरेस्ट में गए तो यू वुड प्रोबेबली सी अ मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट. ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट्स अ स्पीशीज. यहाँ पे समझो क्या बोला है यहाँ पे कि अगर तुमने इंक्रीज किया एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशंस इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी, मतलब तुमने अगर जगह बढ़ाई, ठीक है, मतलब समझो तुम पर्टिकुलरली ये जगह पे ऑर्गेनिजम्स को ढूंढ रहे थे, ठीक है, बट तुमने अभी ये समझो एक किलोमीटर था, 1 किलोमीटर से तुमने अभी तुम्हारा एरिया बढ़ा दिया है एंड तुमने 2 किलोमीटर एरिया डिसाइड कर लिए कि मैं 2 किलोमीटर एरिया घूमूंगा. तो ऑफकोर्स क्या होगा, जो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स तुम्हें ये 2 किलोमीटर में देखने को मिलेंगे वो अलग अलग होंगे, वैरायटी इंक्रीज होगी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स तुम्हें दिखेंगे, राइट. वैसे ही यहाँ पे बोला है कि अगर तुम डेंस फॉरेस्ट में गए तो तुम्हें बहुत अलग अलग टाइप्स ऑफ एनिमल्स, अलग अलग टाइप्स ऑफ प्लांट्स तुम्हें देखने को मिलेंगे. एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि ईच काइंड ऑफ प्लांट एनिमल और ऑर्गेनिजम्स तुम जो देखते हो वो रिप्रेजेंट करती है एक स्पीशीज़ को. ठीक है, स्पीशीज़ क्या होते हैं, जो एक दूसरे के साथ इंटरप्रीट कर सकते हैं एंड फॉर्म कर सकते हैं फर्टाइल इंडिविजुअल्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने डोंकी और हॉर्स लिया, इनके बीच में हमने इंटरब्रीडिंग करवाई एंड हमें मिला म्यूल. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो म्यूल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता. क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये डोंकी और ये हॉर्स दो अलग अलग स्पीशीज़ के हैं. तुम बेसिकली एक स्पीशीज़ को तुम खुद ही बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एक ही स्पीशीज़ से आते हैं. ठीक है, उनमें तुम्हें वैरायटी दिख जाएगी, जैसे कि डॉग्स अलग अलग ब्रीड के डॉग्स होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे बिलोंग फ्रॉम द सेम स्पीशीज़. तो हर एक ऑर्गेनिज्म तुम जो देखते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन, ये याद रखना है कि 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ आज तक हमें डिस्कवर्ड हमने की है. बेसिकली दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर and types of organisms present on earth. We should remember here that as we explore new areas, जैसे कि तुम जैसे जैसे नए एरियाज़ में जाओगे and even old ones, new organisms are continuously being identified. इसका मतलब समझते हैं कि समझो मैं यहाँ पे थी, ये यहाँ पे थी, ठीक है, 1 किलोमीटर वाला रास्ता है ये, और ये दूसरा रास्ता है जो कि 2 किलोमीटर वाला है. ठीक है, समझो ये ए एरिया था, ये बी एरिया था. ठीक है, पहले मैं गई यहाँ पे 1 किलोमीटर वाले में, अच्छे से देखा मैंने, मुझे अलग अलग स्पीशीज़ मिली, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स मिले. फिर मैं ये एरिया में गई, यहाँ पे भी मुझे अलग अलग मिले. यहाँ ये न्यू वाला हो गया ना, अभी ये न्यू वाला हो गया तो ये ओल्ड एरिया हो गया. तो मैं अगर न्यू एरिया में जाऊँगी तो डेफिनेटली मुझे नए नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. बट क्या मैं अगर फिर से पुराने वाले एरिया में गई तो मुझे फिर से नए ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे क्या? तो येस, ऑफकोर्स मिलेंगे. कैसे मिलेंगे भाई, देखो, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेसिकली वो माइग्रेट भी करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं. या तो फिर ह्यूमन भाई गलती कर देता है, तुम्हारे आंखों से छूट जाती है चीज़ें, सामने रखी हुई चीज़ें हमें नहीं दिखती, तो फिर वो तो अलग ही बात है ना. फिर तो होता है, तो हमें ओल्ड जगह पे भी मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज न्यू जगह पे भी तुम्हें नए नए ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे. ठीक है, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. Local names से हम जानते हैं उनको, right? These local names would vary from place to place. जगह से जगह वो बदलते जाते हैं. Even within a country, देखो हम जगह टू जगह नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर कंट्री में या तो फिर तुम एक पर्टिकुलर एरिया में ही बोलोगे तो भी बोल सकते हैं कि अलग अलग नाम होते हैं. प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन, एक कन्फ्यूजन क्रिएट होता है दैट वुड बी क्रिएटेड इफ़ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर. ठीक है, तो टू रिफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट, हमें एक पर्टिकुलरली एक वे हमें ढूंढना चाहिए, एक मीन्स हमें ढूंढना चाहिए जिससे कि पर्टिकुलरली मैं कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करूँ तो सामने वाले को भी पता चल जाए विदाउट एनी कन्फ्यूजन. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Nomenclature यानी कि नामकरण करना. ठीक है, तुम नाम दे रहे हो पर्टिकुलरली. ऑब्वियसली nomenclature और naming is only possible. मैं अगर एक बात बोलूँ तो nomenclature के ऊपर सवाल भी आया है 2026 में, तो ये चैप्टर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और करना है. ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण करना. ठीक है, ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर
और नेमिंग इज़ ओनली, ये तभी पॉसिबल है जब तुम ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब्ड करते हो, ठीक है, मतलब तुम उसका कैरेक्टराइजेशन करते हो, एंड कैरेक्टराइजेशन करने के बाद तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट। तो डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो व्हाट टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू। द मोमेंट यू गेट कि वो किससे, जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म तुमने ढूंढा है वो किससे रिलेट करता है, तो तुम आइडेंटिफाई कर लोगे वो ऑर्गेनिज्म को कि तुम उसको किस में डालोगे, क्या करोगे, तो तुम क्लासीफाई कर सकते हो अच्छे से। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world. For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in international code. For botanical represents to बोटानिकल में बेसिकली हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड जूलॉजी इज़ फॉर एनिमल्स, क्लियर है। तो बोटानिकल स्टैंड्स फॉर प्लांट्स, प्लांट्स की हम उसमें स्टडी करते हैं, फिर बाद में जूलॉजी इज़ फॉर एनिमल्स। तो बोटानिकल नॉमेनक्लेचर में हम प्लांट्स का नेमिंग करते हैं, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में हम एनिमल्स का नेमिंग करते हैं। तो यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम, तो हमने बोला कि इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अभी तुमको इसका फुल फॉर्म पूछते हैं, ICBN में याद रखना है कि फॉर है और ICZN में ऑफ है, यानी कि हम बोलेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल, कहाँ पे भी, मतलब कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में तुम जाओ तो सेम नेम सेम ऑर्गेनिज्म का पिक्चर उनके आंखों के सामने आना चाहिए। दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। भाई सबका एक ही नाम होना चाहिए, और मैं अगर कोई नाम, जैसे कि मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका है, तो वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का, वो किसी और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैं नहीं रखूँगी, ठीक है। Biologists follow universally accepted principles to provide a scientific names to known organism. Each name has two components. हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है जेनरिक नेम, अंडरस्टैंड करो ये बहुत अच्छे से, जेनरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट, दो कंपोनेंट्स है। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट्स, इसको बाय यानी कि दो, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, तो वी ऑल्सो कॉल इट एज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम, ये किसने दिया है याद रखना है, कार्लस लिनियस, इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। बेसिकली हम यही सिस्टम को फॉलो करते हैं फॉर नेमिंग। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। तुम देखोगे तो एक तरीके से लिखा हुआ है, ये तरीका क्या है हम अभी आगे समझेंगे। लेट अस सी हाउ इट इज़ अ बाइनोमियल नेम। बाय मतलब टू, नॉमियल बाइनोमियल, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स है, ये याद रखना है तुमको। इन दिस नेम मैंजीफेरा जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। तो तुम्हें याद रखना है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में जो फर्स्ट वर्ड होता है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड वर्ड होता है वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है। स्पीशीज़ को हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, तो MCQ के टाइम तुम्हें पता होना चाहिए। कुछ रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर करने के, वो ध्यान से समझते हैं। सबसे पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। तो लैटिन एक डेड लैंग्वेज है, तो आगे जाके वो कभी भी चेंज नहीं होगी। तुम्हें पता है कि लैंग्वेजेस में चेंजेस आते रहते हैं, तो अगर डेड लैंग्वेज है तो अगर मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया है तो वो आगे जाके भी चेंज नहीं होगा। एंड इसको हम इटैलिक्स में लिखते हैं, अगर हम क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तब हम इटैलिक्स में लिखते हैं। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। सेकेंड, द फर्स्ट वर्ड जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस, एंड सेकेंड वर्ड स्पेसिफिक एपिथेट है, तो फिर स्पीशीज़ तुम बोल सकते हो। थर्ड, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब तुम इसको हाथों से लिखोगे तो तुम्हें इसको सेपरेटली अंडरलाइन करना, ये इंपॉर्टेंट है। हाथों से लिख रहे हो तो सेपरेटली अंडरलाइन करो, प्रिंट कर रहे हो, टाइप कर रहे हो तो इटैलिक्स में करो। इटैलिक्स में क्यों कर रहे हैं, तो फिर हम इसको अंडरलाइन क्यों कर रहे हैं, टू शो कि उसको हमने लैटिन ओरिजिन से लिया है, टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, क्लियर है। चौथा पॉइंट ये है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस। जीनस को तुमने देखा होगा कि मैंजीफेरा इंडिका में हमने M जो है वो कैपिटल लिखा है, तो जो पहला वर्ड होता है वो जीनस को डिनोट करता है, तो बेसिकली वो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, while the specific epithet starts with a
स्मॉल लेटर, जैसे कि इंडिका आई छोटा है. इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंजीफेरा इंडिका. क्लियर है. नेक्स्ट इसमें हम और भी एक डिटेलिंग ऐड करते हैं. देखो अगर MCQ आया तो मैं आपको बाद में बताती हूँ. चलो आगे बढ़ते हैं. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट. स्पेसिफिक एपिथेट के बाद किसका नाम आएगा? ऑथर का. यानी कि जो ऑथर ने वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेमिंग दिया है उसका नाम आएगा. वो भी हम एब्रीवेटेड फॉर्म में लिखेंगे. मैं अभी पढ़ूंगी. एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीवेटेड फॉर्म यानी कि शॉर्ट फॉर्म. मैंजीफेरा इंडिका लिन. लिन जो है वो ऑथर का नाम है बेसिकली. इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीशीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस. क्लियर है. सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस इज क्लासिफिकेशन. हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को तो नहीं पढ़ सकते, तो हम इनका ग्रुपिंग करके पढ़ सकते हैं, क्लासीफाई करके पढ़ सकते हैं. ओके, बिफोर मूविंग टू इट मैं यहाँ पे एक बता रही थी तुम लोग को कि देखो अब अगर साइंटिफिक नेम ये है मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, और उन्होंने ऐसे अलग अलग पॉइंट्स दिए हैं और 4 ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है, जिसमें एक करेक्ट लिखा है मैंजीफेरा इंडिका जहाँ पे M कैपिटल लिखा है, I स्मॉल लिखा है. फिर बाद में 2 ऑप्शंस उन्होंने समझो गलत ही लिखे हैं. और तुम्हें और एक ऑप्शन दिया है जिसमें लिखा है मैंजीफेरा इंडिका लिन, मतलब साइंटिस्ट जिसका है नाम, जिसने बेसिकली डिस्क्राइब किया है वो स्पीशीज़ को, उसका भी नाम लिख दिया लिन. तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा मुझे बताओ. करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ये तुम्हें बताना है मुझे, बट मैं अभी बता देती हूँ. करेक्ट ऑप्शन विल बी जो अभी मैंने बोला जहाँ पे साइंटिस्ट का भी नाम लिखा हुआ है वो मोस्ट करेक्ट आंसर है, वही टिक करना है तुम्हें. क्लियर है. चलो अभी आगे बढ़ते हैं. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज. मैंने जैसे बोला इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को हम देखते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स है उनको सिमिलर ग्रुप एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, जो सिमिलर नहीं है उनको अलग अलग ग्रुप में डाल देते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकोगनाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स, या तो फिर हम बोल सकते हैं और एनिमल्स, सर्टिंग कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. व्हाट इमेज डू यू see when you think of a dog. Dog को सोचो तुम. Obviously each one of us will see dogs and not cats. Now if we were to think of Alsatians, we know what we are talking about. Now similarly suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with external ears, body, hair. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be क्या होगा? wheat का plant, right? not rice or any other plant. Hence all these dogs, cats, mammals, wheat, rice, plants, animals, etc. are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for this categories is taxa. taxa क्या होता है? basically group बोल दो, ठीक है, group division बोल दो, that is taxa. simple भाषा में groups. okay. So here you must recognize that taxa can indicate categories at very different levels. अलग अलग levels पे हम देख सकते हैं. मैं बताऊँगी आगे, हमें डिटेल में पढ़ना है इसके बारे में. Here plants also form a taxa. वीट भी एक टैक्सा है, एनिमल्स भी एक टैक्सा है, मैमल भी एक टैक्सा है, सारे के सारे टैक्सा है, यानी कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेसिकली है. बट यू नो दैट अ डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स. देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा. अभी देखो यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हें ना टैक्सोनॉमी के बारे में, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे समझा दिया है कि देखो डॉग क्या है बेटा. डॉग एक मैमल है, तो मैमल्स जितने भी होंगे उसके साथ अपने डॉग भी आएगा. और बहुत सारे एनिमल्स मैमल्स हैं, तो सारे मैमल्स एनिमल्स के टैक्सा में आएंगे. तो अलग अलग टैक्सा है इनका, राइट, अलग अलग लेवल्स हैं इनका. करेक्ट. Hence based on characteristics all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी यानी कि कुछ रूल्स के हिसाब से तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स को बांट रहे हो. External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomy. Modern taxonomy में अंदर का यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर, बाहर का यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एंड CDE यानी कि सेल का स्ट्रक्चर, डेवलपमेंटल प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इन सबको हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं. और
देखो आपको पूछा टैक्सोनॉमी के क्या 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 बेसिक्स हैं, तो सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर नॉमेनक्लेचर। तुम्हें सिर्फ टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा तो ये 4 चीज़ें आएंगी। सबसे पहले तुम कैरेक्टराइजेशन करोगे, फिर आइडेंटिफाई करोगे, फिर क्या करोगे, क्लासिफिकेशन करोगे और फिर नॉमेनक्लेचर करोगे। बट तुम्हें मॉडर्न टैक्सोनॉमी के बारे में पूछा तो हम क्या क्या चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, अंदर बाहर CDE, ठीक है। Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms. Of course, हम अलग अलग organisms के बारे में समझना चाहते हैं, particularly जो हमारे काम के हैं। In early days, human beings needed to find sources for their basic needs, जैसे कि food, clothing, shelter हो गया। Hence, the earliest classifications were based on the uses. So this is very important line. सेकेंड चैप्टर में भी तुम देखोगे कि शुरू में जो हमने क्लासिफिकेशन किया था वो ज़्यादा डेप्थ में नहीं था, इट वॉज जस्ट बेस्ड ऑन यूजेस। अगर मुझे बुलक कार्ट्स ट्रैवलिंग के लिए यूज़ कर रहे हो तो ट्रांसपोर्ट के लिए बेसिकली, तो ट्रांसपोर्ट में आ गया वो, फूड के कैटेगरी में, क्लोथिंग के कैटेगरी में, ऐसे करके हम क्लासीफाई करते थे। ह्यूमन बींग्स वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोविंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज़ बट ऑल्सो उनका रिलेशनशिप। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमेटिक्स। सिस्टमेटिक्स में हम टैक्सोनॉमी भी पढ़ते हैं, प्लस हम फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जो होता है बेसिकली, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो होता है वो भी हम कंसिडर करते हैं। द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। देखो हमने 2 चीज़ पढ़ी, एक तो नॉमेनक्लेचर में हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं बेसिकली दैट इज़ ऑल्सो लैटिन, एंड सिस्टमेटिक्स में जो सिस्टमा वर्ड है वो भी किससे आया है, लैटिन से ही आया है, विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। लिनियस ने सिस्टमा नैचुरे करके यूज़ किया है एज अ टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्या बोला मैंने कि लिनियस यूज सिस्टमा नैचुरे एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एंड लार्ज टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, जो कि मैंने अभी तुम्हें जस्ट बोला। तो सिस्टमेटिक्स में टैक्सोनॉमी भी आती है एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी आती है। तुम्हें अगर बोला कौन सी बड़ी ब्रांच है, टैक्सोनॉमी बड़ी ब्रांच है या सिस्टमेटिक्स, तो डेफिनेटली सिस्टमेटिक्स, क्योंकि सिस्टमेटिक्स में हम टैक्सोनॉमी के साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं विथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड फिर अभी इतना हमें पढ़ना है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विद द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category, तो फिर आप टैक्सा भी बोल सकते हो। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, या तो फिर हम उसको taxonomic hierarchy भी बोलते हैं, ठीक है। हर एक जो कैटेगरी होती है वो उसे हम रेफर करते हैं टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। इनफैक्ट ये एक रैंक को बेसिकली मैंने जैसे बोला कि टैक्सा है, बेसिकली एक टैक्सॉन इज अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ टैक्सा, ठीक है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। इंसेक्ट्स जो हैं ये एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि कॉमन फीचर्स शेयर करते हैं, जैसे कि 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स। इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्निजेबल concrete objects which can be classified and thus were given a rank of category. Can you name other such group of organisms? बोलो। रिमेंबर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो है बेसिकली वो एक कैटेगरी, ग्रुप ही एक कैटेगरी है बेटा, ठीक है। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, ईच रैंक और टैक्सॉन in fact represents a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. यानी कि ये जो हमने कैटेगरीज बनाई हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ऊपर से बाहर का देख के हमने नहीं बनाई हैं, हमने बायोलॉजिकल एंटिटीज़ को भी यहाँ पे कंसिडर किया है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ ऑल known organisms have led to the development of common categories such as, क्या है बोलो, किंगडम, फाइलम फॉर एनिमल्स हम यूज़ करते हैं, डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। इसको कैसे याद रखोगे, एक लाइन याद रख लो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। और भी इसके तुम बना सकते हो बट मेजरली मेरे को ये अच्छा लगा, तो किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप इज वन ऑफ द गुड वन। All organisms including those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category.
स्पीशीज़ सबसे लोवेस्ट कैटेगरी क्यों है? क्योंकि इसमें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं, इंटरब्रीड कर सकते हैं एंड इसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है। स्पीशीज़ इज़ द ओनली ग्रुप जहाँ पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तुम्हें देखने को मिलेगी। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एज द ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। तुम कैसे प्लेस करोगे? द बेसिक रिक्वायरमेंट इज अ नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स। तुम्हें वो ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए, उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए और फिर जाके तुम ग्रुप कर सकते हो, राइट? दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़। ऑफकोर्स जिसमें सिमिलैरिटी है तुम उसको क्या करोगे? एक साथ रखोगे। जिसमें डिससिमिलैरिटी है उसको तुम अलग रखोगे, राइट? अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को तुम एक साथ रखोगे, जो सिमिलर नहीं है उनको अलग अलग रखोगे, राइट? ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट वन, स्पीशीज़। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले तो ये याद रख लो, किंग फिलिप केम ओवर फॉर गुड सूप। क्यों? क्योंकि इसको तुम्हें असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में भी पूछते हैं, तो जब हम PYQ का लेक्चर लगाएंगे उसमें तुम्हें काम आएगा, तो वो तुम्हें याद रखना है, ठीक है? चलो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज़। फंडामेंटल सिमिलैरिटी वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो तुम्हें स्पीशीज़ में ही देखने को मिलेंगे। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस से ही तुम जान सकते हो। देखो मैंने बोला डॉग और कैट एक जैसे है क्या? तुम बोलोगे नहीं, यानी कि डॉग एक डिफरेंट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैट एक डिफरेंट स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? लेट अस कंसिडर मैंजिफेरा इंडिका, सोलानम ट्यूब्रोसम यानी कि पोटैटो, मैंजिफेरा इंडिका तो समझा ना, मैंगो, पैंथेरा लियो यानी कि लायम। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूब्रोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी कि एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वाइल द फर्स्ट वर्ड्स मैंजिफेरा, सोलानम ये सब जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? क्योंकि हमने देखा था नॉमेनक्लेचर में जो पहला वर्ड होता है इट रिप्रेजेंट्स जीनस एंड जो दूसरा वर्ड होता है इट रिप्रेजेंट्स स्पीशीज़। तो यहाँ पे क्या किया है, एक जीनस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सोन, तो फिर कैटेगरी हायर लेवल, राइट? ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन specific epithets representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called Tigris. Solanum includes species. Okay, तो मुझे ये बताने दो क्या बोला है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे ये बोला है कि जो हर एक जीनस है उसको, ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक जीनस क्या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंट कर सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के? तो हाँ, जैसे कि यहाँ पे पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, ठीक है, इसमें तुम देखोगे तो जीनस एक ही है बट दो अलग अलग स्पीशीज़ इसमें इंक्लूडेड है। सोलानम निग्रम, सोलानम ट्यूब्रोसम, सोलानम मेलोंजना, ये जो है बेसिकली यहाँ पे भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली जो स्पेसिफिक एपिथेट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को, राइट? जैसे कि निग्रम, सोलानम, मेलोंजना, बट इनका जो जीनस है वो एक ही है। ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में कंफ्यूज करने में आ सकता है। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सैपियंस विच इज ग्रुप इन द जीनस होमो। द साइंटिफिक नेम दस फॉर ह्यूमन बींग इज होमो सैपियंस। इसमें बस एक ही स्पीशीज इंक्लूडेड है, होमो सैपियंस, राइट? सैपियंस, होमो हैबिलिस वगैरह भी थे बट अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ह्यूमंस का क्या है? होमो सैपियंस। क्लियर है? ठीक है। मोनोटिपिक जीनस भी होता है, पॉलीटिपिक भी होता है। मोनोटिपिक में जैसे कि होमो सैपियंस इज मोनोटिपिक क्योंकि इसमें एक ही स्पीशीज इंक्लूडेड है। पॉलीटिपिक यानी कि एक से ज़्यादा स्पीशीज इंक्लूडेड है, जैसे कि हमने देखा सोलानम निग्रम, सोलानम मेलोंजना, ठीक है? समझा? ओके। जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of another, मतलब अदर जेनेरा। यानी कि यहाँ पे हम दो स्पीशीज़ को एक साथ एक ग्रुप में रखेंगे जिनका बेसिकली सिमिलर कैरेक्टर ज़्यादा होगा। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़, ठीक है? एग्रीगेट यानी कि जो बीच में है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं बट ये कौन से इससे बिलोंग करते हैं? सोलानम। पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस, पैरडस और ये भी, तो ये जो है अलग अलग स्पीशीज़ वाले बेसिकली ये एक ही जीनस में आ चुके हैं। एंड दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अनदर जीनस फेलीज विच इंक्लूड्स कैट्स, ठीक है?
तो जैसे कि तुम फैमिली में देखोगे कि कैट एंड डॉग की फैमिली अलग होती है, बट कैट जो है बेसिकली वो इसमें भी आती है, अभी हम डिस्कस करेंगे, देखते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी, फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़। देखो जैसे जैसे तुम स्पीशीज से किंगडम तक जाओगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ कम होती हुई तुम्हें खुद दिखाई दे रही होगी। द नेक्स्ट कैटेगरी जो हमने बात की दैट इज़ फैमिली। फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। फैमिलीज आर कैरेक्टर ऑन बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। प्लांट्स में हम देखते हैं अमॉन्ग प्लांट्स हमने 3 डिफरेंट जेनेरा सोलेनम, पिटूनिया और दतूरा को एक ही फैमिली में डाल दिया है, दैट इज़ सोलानेशिए। फिर एनिमल्स में जो पैंथेरा है, लायन है, टाइगर है, लियोपार्ड, फिर लियोपार्ड नहीं, लेपर्ड जो है इज पुट अलॉन्ग विथ जीनस फेलिस कैट, फेलिस इन द फैमिली फेलिडे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने जैसे बोला कि ये जो बड़े बड़े कैट्स हैं जैसे कि लायन, टाइगर, लेपर्ड जो है उसके साथ ही साथ कैट को भी हमने डाल दिया है बेसिकली। एंड ये अभी फेलिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। फेलिडे एंड कैनिडे आर 2 डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, दे आर सेपरेटेड इंटू 2 डिफरेंट फैमिलीज। ठीक है, सो इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ अ कैट एंड डॉग यू विल फाइंड कुछ सिमिलैरिटीज़ एंड कुछ डिफरेंसेस, तो इनको हमने अलग कर दिया है एक दूसरे से। You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. जैसे मैंने बोला कि similar चीज़ें कुछ ना कुछ उनमें है। Generally order and other, ऑर्डर जो है ना वो एग्रीगेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, ये इतना याद रखो, मतलब बीच में है सबके। लाइक स्पीशीज़ और तुम किंगडम के सबसे बीच में आता है ना ऑर्डर, तो इसमें बीच वाली ही सिमिलैरिटी तुम्हें देखने को मिलेगी। ठीक है, जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी है ये, राइट, इज द असेंबलीज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट्स कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर, कम है ऑफकोर्स, एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन अ फैमिली। जैसे कि प्लांट फैमिली है कॉन्वोल्यूशिए और सोलानेशिए, इनको हमने एक ही इसमें डाल दिया पोलीमोनियल्स एंड इनको फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेस पे हमने बेसिकली डाला है। द एनिमल में जो कार्निवोरा है, द एनिमल ऑर्डर जो कार्निवोरा है इसमें फेलिडे एंड कैनिडे यानी कि जो कैट फैमिली है और जो डॉग फैमिली है ये दोनों एक ही ऑर्डर में आते हैं। ठीक है, क्लास, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, फॉर एग्जाम्पल प्रिमेटा में मंकी, गोरिला, गिब्बन इज प्लेस इन क्लास मैमेलिया क्योंकि उनमें मेमोरी ग्लैंड है ऑफकोर्स। और कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स क्या क्या है देखो, टाइगर, कैट एंड डॉग। क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स ऑल्सो, अलग अलग ऑर्डर्स और भी ऑर्डर्स हैं उनके। ठीक है, हमने अभी सिर्फ कौन से देखे हैं, प्रिमेटा ही देखा है बट और भी है। ठीक है, फाइलम, classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord and dorsal hollow neural system are included in phylum Chordata, जिनमें जो बेसिकली Chordata जो है वो एक फाइलम में आएंगे, अभी हम आगे देखेंगे। इन केस ऑफ प्लांट्स विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिविजन। तो हमने बेसिकली फाइलम एनिमल्स के लिए है एंड डिविजन किसके लिए है, तो प्लांट्स के लिए है। क्लियर है। कॉर्डेटा में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। किंगडम, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, अलग अलग फाइला आर असाइन टू द हाईएस्ट कैटेगरी कॉल्ड किंगडम। जैसे कि बड़े बड़े किंगडम से अपने पास एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, राइट, तो अलग अलग किंगडम से अपने पास। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड comprises all plants from various divisions, henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order, यानी कि तुम अगर देखोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं एंड दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, बहुत बड़ी बड़ी कैटेगरीज हैं। हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव ऑल्सो डेवलप सब कैटेगरीज इन द हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट ऑफ वेरियस टेक्सा। ठीक है, बट उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमने जो देखी है वही बहुत है। लुक एट द हायरार्की इन फिगर 1.1। देखो ध्यान से, अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा बताती हूँ तुम लोग को। देखो जब तुम स्पीशीज से किंगडम जाते हो तो सिमिलैरिटीज़ क्या होगी, ऑफकोर्स सिमिलैरिटीज़ डिक्रीज होंगी क्योंकि स्पीशीज़ में फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये सिमिलैरिटीज़ क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी। बट तुम अगर किंगडम से स्पीशीज़ आओगे तो
क्या होगा, सिमिलैरिटीज़ बढ़ेंगी, इंक्रीज होंगी। तो ये चीज़ें तुम्हें यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। एंड जैसे कि हमने देखा कि स्पीशीज़ इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी वेयर एज किंगडम इज़ द हाईएस्ट कैटेगरी, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। फिर जब हम MCQs करेंगे तो और ज़्यादा तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, से फॉर एग्जाम्पल एज वी गो फ्रॉम हायर, फ्रॉम मतलब स्पीशीज लोवेस्ट है तो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, लोअर द टैक्सा मोर आर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर्स विद इन द टैक्सॉन शेयर, ठीक है। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज अ डिफिकल्ट, उनका रिलेशनशिप डिटरमाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सेम लेवल पे, हैज़ द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। अभी ये टेबल ना बहुत ही अच्छे से हम इसको डिटेल में याद करेंगे, समझेंगे, याद करेंगे मतलब समझेंगे अच्छे से, ठीक है। मुझे बताओ, मैन और हाउस फ्लाई कौन से किंगडम में आ सकते हैं, मैन और हाउस फ्लाई, इतना बता दो बस। मैन और हाउस फ्लाई ऑफकोर्स एनिमल किंगडम में आएंगे। फिर मैंगो और वीट कौन से किंगडम में आएंगे, प्लांटे। तो मैन और हाउस फ्लाई एनिमेलिया, मैंगो और वीट प्लांटे, राइट। अभी देखो ध्यान से समझो, मैंगो का सबसे पहले हम मैन और हाउस फ्लाई करते हैं डिस्कस पूरा, फिर मैंगो और वीट करते हैं, ओके। तो मैन देखो, मैन का साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, इतना तो हमें याद हो चुका है। हाउस फ्लाई का क्या है, हम मस्का डोमेस्टिका बोलेंगे, तो मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। अभी याद रखना, जो एनिमल्स होते हैं उनके फैमिली के एंड में, एनिमल्स एंड प्लांट्स जो होते हैं उनके फैमिली के एंड में क्या आता है पता है, AE, याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AE आता है। पर तुम अगर देखोगे तो सिंपल है, जो मैन का जो देखो, तुम अगर नॉमेनक्लेचर में याद करो, पहला वर्ड क्या इंडिकेट करता है, जीनस, एंड दूसरा वर्ड स्पीशीज़। तो जीनस के ही एंड में हमने AE लगा दिया, तो इसका होगा होमिनिडे। प्लांट में ये केस नहीं होगा, ये सिर्फ एनिमल्स में होगा, मस्का का मस्कीडे, क्लियर है। तो इतना तो हमने काम कर दिया। हमने क्या समझा, सबसे पहले जो अपना मैन है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, होमो सैपियंस, एंड जो अपना हाउस फ्लाई है उसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका। फिर हम चले जीनस पे, तुम स्पीशीज़ भी बता सकते हो ना, स्पीशीज़ इसका सैपियंस और इसका डोमेस्टिका, क्लियर है। फैमिली क्या है, होमिनिडे, हमने जीनस के एंड में AE लगा दिया, मस्का में मस्का मस्कीडे हमने लगा दिया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट इज़, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ध्यान से समझो, मैन का ऑर्डर क्या है, प्रीमेटा, प्रीमेटा है मैन का ऑर्डर, इतना तुम्हें याद रखना है। अभी देखो हमारे अंदर मेमोरी ग्लैंड है या नहीं, हाँ है, तो मेमेलिया, एंड अपने अंदर नोटोकॉर्ड है तो कॉर्टिटा। अभी हाउस फ्लाई पे चलो, हाउस फ्लाई चाय में डिप कर जाती है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या है, डिप्टेरा। और क्या हाउस फ्लाई एक इंसेक्ट है, हाँ मैम इंसेक्ट है, तो क्लास इसका इंसेक्टा। और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो कौन से फाइलम में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो ये तुम्हें याद रखना है, एंड ये सारा तुम्हें हो गया, ठीक है, हो गया सबका ये। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंगो और वीट, मैंगो का साइंटिफिक नेम है मैंजिफेरा इंडिका, ट्रिटिकम एस्टिवम किसका है, वीट का है। तो तुम जीनस तो पता लग गया तुम्हें। फैमिली से चलते, फैमिली में तुम्हें इसका याद रखना है सिर्फ मैंगो का, एनाकार्डियेशिया होता है, एंड ऑर्डर इसका होता है सैपिनडेल्स। अभी प्लांट्स में जो ऑर्डर होता है उसके एंड में आता है ALES, तो ये याद रखना पड़ेगा, MCQ में पूछते हैं। तो प्लांट के जो ऑर्डर है उसके एंड में क्या आएगा, ALES, वैसा कुछ हमें एनिमल्स में नहीं देखने को मिलता। नाउ मैंगो एंड वीट में, वीट का बहुत इजी है फैमिली और ऑर्डर याद रखना, बिकॉज तुम्हें बस पो लगाना है। हमने जैसे कि समझा कि ऑल्सो वन थिंग, मैंने जो यहाँ पे गलती की तुम्हें बताने में, कि जो एनिमल्स होते हैं उसके ही एंड में AE आता है, बट जो प्लांट्स होते हैं उनके एंड में आता है ACAE, यानी कि ACEAE, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा शायद से, ACEAE, एशिया। तो मैंगो हो जाएगा एनाकार्डियेशिया, एंड वीट हो जाएगा पोएशिया, ठीक है। तो फैमिली के एंड में ACEAE आता है प्लांट्स में, और ऑर्डर में क्या आता है, ALES, क्या आता है, ALES। तो पोपो लगाना है सिर्फ। फिर बाकी का तो बहुत इजी है, देखो फाइलम तो इनका एंजियोस्पर्म है क्योंकि ये दोनों भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। एंड क्लास, क्लास मतलब
मैंगो क्या दो टुकड़े में बंटता है, हाँ, तो इट इज़ डाइकोटिलीडॉन। एंड वीट क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलीडॉन, क्योंकि वीट को तुम दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद थोड़ा समरी देख लेते हैं। द लिविंग वर्ल्ड इज रिच इन वैरायटी, ऑफकोर्स रिच है। मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्राइब्ड बट अ लार्ज नंबर स्टिल रिमेन्स अननोन। हमें अभी भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनका पता नहीं है। द वेरी रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ साइज, कलर, हैबिटेट, फिजियोलॉजिकल and morphological features make us seek the defining characteristics of living organisms. In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, nomenclature and classification of organisms, the branch of knowledge dealing with these aspects is referred to as taxonomy. The taxonomic studies of various species of plants and animals are useful in agriculture, forestry, industry, and in general for knowing our bioresources and their diversity. The basis of taxonomy, like identification, naming, and classification of organisms, are universally evoked under the international codes based on the resemblance and distinct differences. Each organism is identified. हमने एक नॉमेनक्लेचर नामकरण किया है उनका, एक पोजीशन दी है क्लासिफिकेशन में, एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कैटेगरीज बनाई हैं हमने, टेक्सा बनाए हुए हैं, ठीक है। सो अभी हमने ये डिस्कस किया व्हाट इज़ लिविंग। हमने आई थिंक डिस्कस नहीं किया व्हाट इज़ लिविंग क्या होता है, ये शायद से डिस्कस नहीं किया। एक मिनट रुक जाओ। एक्चुअली ये PDF जो है मैंने गूगल से लिया है, तो यहाँ पे मैंने स्किप किया है या एक्चुअली दिया नहीं गया, आई डोंट नो। यस, यहाँ पे नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे सीधा आई थिंक टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेट मी चेक वंस, एक मिनट। ओके, तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड से यहाँ पे इसमें दिया गया है। बट व्हाट इज़ लिविंग ये टॉपिक भी इंक्लूडेड है अपने इसमें, तो इसको भी मैं अभी फटाक से बता देती हूँ, डिस्कस कर लेते हैं इसको भी। कोई हार्ड टॉपिक नहीं है वो, बट यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन नहीं है, सो आई विल टेल यू वेरी इजीली दिस। चलो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली अभी ना लास्ट टॉपिक है एंड हमें एकदम डिटेल में समझना है ये लास्ट टॉपिक को, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग, ठीक है। लिविंग होता क्या है बेसिकली, ध्यान से समझो। तो बेसिकली एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हमें, मतलब कुछ ऐसे अलग चीज़ है हमारे बीच में, मतलब हमारे अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो हमें एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करती है, ठीक है। इट मेक्स अस डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो बेसिकली हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो तुम्हें कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमें बेसिकली दो चीज़ें पढ़नी है यहाँ पे। एक चीज़ हमें जो पढ़नी है वो है डिफाइनिंग फीचर क्या होते हैं, एंड एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो इसमें बेसिकली हम कुछ कैरेक्टर्स को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जैसे कि ग्रोथ हो गया, फिर बाद में रिप्रोडक्शन, फिर मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है। हमने ये कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में, ठीक है। तो हमें बेसिकली देखो कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करता है, यानी कि तुम नाच रहे हो तो वो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम गा रहे हो तो वो तुम्हारा कैरेक्टर है, तुम टीच कर रहे हो तो वो तुम्हारा कैरेक्टर है। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज समथिंग जो बेसिकली ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है, एग्जिबिट करता है, जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म वो चीज़ शो कर रहा है तो सारे ऑर्गेनिजम्स वो चीज़ शो करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट डिफाइनिंग फीचर जो होता है वो डिफाइन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, यानी कि वो फीचर 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए एंड कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म में होना चाहिए एंड कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट ग्रोथ। देखो ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ दो तरीके से होती है, एक होती है एक्सटर्नल, बाहर से ग्रोथ हो रही है, एक होती है इंटरनल। तो अगर हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बेसिकली दो टर्म्स से हम बोल सकते हैं।
एक तो इंक्रीज इन नंबर, मतलब ट्विन कैरेक्टर्स होते हैं बेसिकली ग्रोथ के। अगर तुम्हारा नंबर बढ़ रहा है यानी कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है तो फिर नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो वो भी एक तरीके का ग्रोथ है। और तुम्हारा अगर मास बढ़ रहा है दैट इज ऑल्सो ग्रोथ, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होती है। एनिमल्स जो होते हैं बेसिकली वो सर्टेन एज तक ही ग्रो करते हैं, और प्लांट्स जो रहते हैं वो कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ वो ग्रो करते ही जाते हैं, ठीक है। बट अगर मैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करूँ तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या ग्रो करते हैं क्या? देखो ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो है, देखो सारे ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। सवाल आता है डिफाइनिंग फीचर कौन सा है, ठीक है। क्वेश्चन तो वो है कि भाई कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बेसिकली डिफाइन कर रहे हैं, तो हमें वो समझना है। तो इसमें हम डिस्कस किए अभी जस्ट कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जैसे कि तुम सैंड ड्यून्स, माउंटेन्स, ठीक है, तुम अगर वो देखोगे, माउंटेन का एग्जांपल ले लो, अगर बर्फ़ की परत उसके ऊपर चढ़ गई, अक्यूमुलेशन ऑफ मैटर अगर उससे हो गया, तो डेफिनेटली माउंटेन का हाइट बढ़ेगा, उसका मास बढ़ेगा बेसिकली। तो क्या उसका ग्रोथ हुआ है? ऑफकोर्स हुआ है। तो अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्यों? क्योंकि माना कि ये 100% लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, भाई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स सभी ग्रो करते हैं, ठीक है। बट ऑल्सो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रो करते हैं, इसीलिए इट इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। अभी मैं अगर बात करूँ तो एमीबा, जो बेसिकली जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि जैसे कि एमीबा को ले लो तुम, उनमें जो ग्रोथ होती है दैट इज़ सिमिलर टू ग्रोथ, मतलब उनका जो रिप्रोडक्शन है सब कुछ वो क्या है, सिमिलर होता है बेसिकली। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो ग्रोथ है बेसिकली वो इंक्लूसिव इवेंट है। कैसा इवेंट है? इंक्लूसिव इवेंट है, यानी कि जो सिनोनिमस है, जो उनके अंदर जो ग्रोथ हो रहा है या तो फिर रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है। मैं सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँ तो देखो एग्जांपल लेते हैं, मतलब तुम्हें क्लियर होगा, ठीक है। तो मैं बात कर रही हूँ भाई लोअर लेवल ऑफ एनिमल्स, जैसे कि मैंने एमीबा की बात कर ली। ये एमीबा ने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया, एंड यहाँ पे इसने 2 अमीबा बना दिए। क्या इसका सेल डिवीजन हुआ है? हाँ मैम, इसका सेल डिवीजन हुआ है। क्या इसका रिप्रोडक्शन हुआ है? हाँ हुआ है। तो इन टर्म्स हम क्या बोल सकते हैं कि इसका ग्रोथ हुआ है, राइट। बट उसी की जगह पे हम अगर बात करें, अगर मैं कहाँ पे गिर गई, ठीक है, अगर मैं कहाँ पे गिर गई तो मेरा स्किन निकल जाएगा, राइट। स्किन निकलेगा तो क्या उसी टाइम पे रिप्रोडक्शन भी हो रहा है? तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है। तो ये सब जो है बेसिकली ये सिनोनिमस है, राइट। तो हम इसलिए बोलते हैं कि जो लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होता है वो बेसिकली इंक्लूसिव इवेंट होता है, वेराज हमारे अंदर एक्सक्लूसिव होता है, यानी कि ये सब चीज़ें हमारे अंदर अलग अलग होती हैं। तो देयरफॉर ग्रोथ इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। इसके बाद नेक्स्ट ग्रोथ के बाद रिप्रोडक्शन वाली बात करेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन में ध्यान से समझना है, रिप्रोडक्शन में हम क्या कर रहे हैं? फर्टाइल इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर रहे हैं बेसिकली। एंड यहाँ पे 2 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। तो जैसे कि सेक्सुअल में गैमेट्स बनते हैं, एसेक्सुअल में गैमेट्स वगैरह नहीं बनते। ये सब चीज़ें कॉमन डिफरेंसेस हमें पता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? तो डेफिनेटली इसका आंसर हम बोल सकते हैं कि नहीं, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता। बट जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है, ध्यान से समझो। जैसे कि फंजाई जो है वो उसके पास होते हैं मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फिर बाद में ईस्ट, हाइड्रा, ये बर्डिंग करते हैं, बर्ड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लेनेरिया जो कि एक प्लेटफॉर्म है, ट्रू रीजनरेशन दिखाती है। ट्रू रीजनरेशन यानी कि तुम कितने भी हिस्सों में इसको काट लो, नया प्लेनेरिया मिल जाएगा। फंजाई, प्रोटोनिमा ऑफ मॉसिस, फिलामेंटस एल्गी, ये सब फ्रेगमेंटेशन दिखाते हैं। फिर जो यूनिसेलुलर एल्गी है तो फिर एमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब क्या करते हैं? ये सब बेसिकली डिवाइड करते हैं, राइट। एंड उसी डिवीजन को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? फिजन बोलते हैं, राइट, बाइनरी फिजन बोलते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे प्रकार से रिप्रोड्यूस करते हैं। बट क्या सभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं? तो डेफिनेटली नो। जैसे मैंने बोला कि 2 अलग अलग स्पीशीज़ के मीटिंग करने से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो स्टराइल होते हैं, इनफर्टाइल होते हैं। जैसे कि म्यूल्स हो गया, स्टराइल वर्कर बीज हो गई, ठीक है, जहाँ पे वर्कर बीज रिप्रोड्यूस नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ रानी मक्खी रिप्रोड्यूस करती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स यानी कि लेस स्पर्म काउंट हो गया, यूट्रिस में प्रॉब्लम है, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा, तो उस पॉइंट में
जो वो कपल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। तो क्या इसका मतलब है कि वो लिविंग नहीं है? ऑफकोर्स वो लिविंग है, बट दे आर अनेबल टू रिप्रोड्यूस। तो दैट्स वाई रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। जैसे कि ग्रोथ का हम अगर बात करें तो वाई ग्रोथ इज़ नॉट अ मतलब डिफाइनिंग फीचर? बिकॉज ग्रोथ जो है उसकी अगर हम बात करें तो माना कि ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हो रही है, राइट? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, बट इट इज़ ऑल्सो हैपनिंग इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए वो ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर नहीं है। रिप्रोडक्शन माना कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता, बट सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो नहीं कर रहे, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। फिर आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? सम ऑफ जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। एंड मेटाबॉलिज्म में हमें एक याद रखना है कि जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं इन विट्रो, ये जो रिएक्शंस होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो डेफिनेटली नहीं है, क्योंकि जो सारा सामान है वो रिएक्शन करने के लिए जितना भी सामान लग रहा है वो हम दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो लिविंग रिएक्शंस तो नहीं है, बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, बट श्योरली वो लिविंग रिएक्शंस है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इज़ डेफिनेटली अ डिफाइनिंग फीचर। फिर अपना आता है सेल। भाई सेल तो हमने समझा है, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर ये यूनिट ही है लाइफ का, तो सेल भाई डेफिनेटली क्या है? डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल होता है, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि पुराना सेल होता है जिसमें इतने खास फीचर्स नहीं होते। यूकैरियोट में ऑफकोर्स वो कॉम्प्लेक्स टाइप का सेल होता है, राइट? जो एडवांस हायर लेवल के एनिमल्स होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल होता है, एंड प्रोकैरियोटिक जो लोअर लेवल के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, फोटो पीरियड यानी कि लाइट का ड्यूरेशन जो होता है वो बेसिकली सीजनल ब्रीडर्स में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, फिर आता है सेल्फ कॉन्शियसनेस एंड कॉन्शियसनेस के बारे में हम समझते हैं। देखो, सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि खुद के बारे में अवेयर होना, एंड ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही पाया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बट ऐसा बोलते हैं बहुत कुछ स्पीशीज़ है ऑक्टोपस के वगैरह, उनमें भी पाया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज़ ओनली एंड ओनली फाउंड इन ह्यूमंस। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस जो है वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। क्यों है मैं पहले ही बता देती हूँ। देखो, तुम अगर बोलते हैं ना गर्म पानी में तुमने हाथ डाल दिया तो तुम्हें फटाक से एक ये आ जाता है कि भाई साहब गर्म पानी, मुझे हाथ निकालना पड़ेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे तुम्हारा कॉन्शियस माइंड ने यहाँ पे रिएक्ट किया है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉन्शियसनेस जो है वो हर एक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एक मक्खी भी हम बोल सकते हैं कि खुद को बचाने की कोशिश करती है, उसमें भी एक कॉन्शियसनेस होता है कि सामने वाला मुझे अटैक करेगा। ऑल्सो तुम्हारे बॉडी के अंदर जो भी बैड बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं, जब तुम कोई भी एंटीबायोटिक खाते हो तो भाई तुम्हें क्या लगता है वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं करता? ऑफकोर्स करता है, बट हमेशा ही जीतेगा ऐसा नहीं है। तो कॉन्शियसनेस सब में होता है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, फिर बाद में इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फेनोमेना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। यानी कि सेल से टिश्यू बना, तो सेल जो काम नहीं कर सकता वो टिश्यू कर सकता है, टिश्यू जो काम नहीं कर सकता वो ऑर्गन कर सकता है, ऑर्गन जो काम नहीं कर सकता वो ऑर्गन सिस्टम कर सकता है, ऑर्गन सिस्टम जो काम नहीं कर सकता वो एक ऑर्गेनिज्म कर सकता है, राइट? तो सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे क्लियर है? तो तुम्हें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन भी यहाँ पे पता होनी चाहिए कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं बेसिकली वो, इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया भी है इन्होंने कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद को रेप्लिकेट करते हैं, इवॉल्व करते हैं, खुद को रेगुलेट करते हैं, इंटरैक्टिव सिस्टम, कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुला यानी कि कॉन्शियसनेस। तो दिस इज़ द डेफिनेशन जो आपको पेज नंबर 5 पे लास्ट पैराग्राफ में तुम अगर जाओगी तो देयरफॉर के आगे तुम्हें मिल जाएगा कि वी कैन से दैट दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। फिर उसके बाद जो सारे यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट तुम्हें याद रखना है कि हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो सेम है बट टू वराइंग डिग्री। जेनेटिक मटेरियल सेम है पर वराइंग डिग्री में। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू टेक द MCQs, सो PYQs वगैरह हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।